आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरू करेंगे इस बहस की, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस विषय पर किस सियासी दल ने क्या कहा, यानी आज के पॉलिटिकल पंच। तो मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। आरएसएस, बीजेपी ये सब मिलकर के इस देश में एक ऐसा जो है कि संविधान लाना चाहती है जो पुराना संविधान है, जो मनुवाद से जुड़ा हुआ संविधान है, और उसमें जातिवाद को जो बढ़ावा देने की बात होती है और उसमें ब्राह्मणवाद को विशेष प्राथमिकता मिलती है। और 27 में 2017 दोहराएंगे यूपी के अंदर और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाएंगे। और श्री अखिलेश यादव जी का जो अहंकार है, जो गुंडों के बल पर वो बहुत घूम रहे हैं या घूम रहे हैं, वह गुंडों की गुंडागर्दी अब उत्तर प्रदेश में चलने वाली है। कथावाचकों के साथ जो घटना हुई है वो घटना निंदनीय तो है, लेकिन इस तरीके की जो चीज़ें हैं समाज में, जो समाजवादी पार्टी अराजकता को पनपा कर माहौल ख़राब करने का काम कर रही है, इसे ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति है वो अपना नाम लिखे, दुकान पर नाम लिखे, किसको किसके यहाँ भोजन करना है, किसको किसके यहाँ पानी पीना है, किसको किसके यहाँ आराम करना, कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए पवित्र महीना होने के नाते नाम लिखेगा तो वहाँ पर वो लोग ही जाएंगे, वो कांवड़ यात्रा में उन्हें जाना चाहते हैं, पवित्रता को ध्यान। एक बीमारू राज्य माना जाता था, हमारे बारे में परसेप्शन बहुत खराब था, और उस दौरान हम लोगों को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, ये स्वयं के लिए तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। इटावा पुलिस ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दोनों पर पहचान छिपाने, धोखाधड़ी करने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने और महिला से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। एक तरफ दोनों की धोखाधड़ी पर ब्राह्मण संगठन गुस्से में है, तो दूसरी तरफ बाल काटने वाली घटना को लेकर तीखा सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से तीखा तंज कसा है, तो बीजेपी की तरफ से भी करारा पलटवार किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही किसी भी तरह की जातीय तनाव की साजिश के खिलाफ सख्त एक्शन के आदेश दे चुके हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये, पहचान छिपाई इसलिए पिटाई या फिर ये कोई राजनीतिक लड़ाई? और महाबहस के सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। पहचान छिपाई इसलिए पिटाई या फिर राजनीतिक लड़ाई? कथावाचक पर तकरार 2027 की क्या कोई स्क्रिप्ट तैयार हो रही है? कथावाचक विवाद, ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की लड़ाई क्या यहां शुरू हो चुकी है? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। आइए तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, बीजेपी समर्थक। अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता। विनोद बंसल जी हमारे साथ हैं, वीएचपी प्रवक्ता। नागेंद्र महाराज जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रभारी काशी विद्वत परिषद से। संजय राणा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सूर्य मैथिल जी, आप ही से टिप्पणी हम ले रहे हैं। ये लड़ाई किस बात की है? एक दूसरी जाति के शख्स ने कथा सुनाई है, उसकी लड़ाई है, या ये ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की लड़ाई है और 27 के लिए कोई जमीन तैयार करने की कोशिश हो रही है? धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। ना तो ये लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की है और ना ही ये लड़ाई जो है वो किसी सामाजिक संरचना के कारण है। ये लड़ाई केवल और केवल समाजवादी पार्टी की बेरोजगारी खत्म करने के लिए जो प्रयत्न हो रहे हैं उसकी लड़ाई है। आप देखिएगा कि दो लोग एक गांव में जाते हैं, वहां पर अपनी नकली आइडेंटिटी बताते हैं, उनको कथा का कोई ज्ञान नहीं। उन्होंने जिनको परीक्षित बनाया, उस परीक्षित परिवार की महिला के संग अभद्रता हुई, उसको कहा गया कि आप मेरे को अपने हाथ से खिलाइए, उसका हाथ भी पकड़ा गया। अभी मैंने एक न्यूज़ चैनल पर उसकी बाइट भी देखी। तो इस प्रकार से उनका आचरण रहा।
वो कथा के बीच में जाति सूचक शब्दों का और इस प्रकार की जो बहुत ही निंदनीय और हल्की लैंग्वेज है वो प्रयोग कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कथावाचक हैं श्रीमद् भागवत जी की। अब उसके बाद जब वहाँ पे लोगों ने उनकी जानकारी लेनी चाहिए कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आप कहाँ किस बैकग्राउंड से हैं, तो पता चलता है कि ये जो दिखा रहे हैं वो तो है ही नहीं, इनके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अब उसके क्रिया की प्रतिक्रिया में वहां पे जो कुछ भी है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। किसी को भी जज और जल्लाद बनने कानून हाथ में की लेने की बिल्कुल इजाजत बिल्कुल नहीं। जज और जल्लाद बनने की किसी को भी जो है ना वो अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो हुआ ये भी सही नहीं। एक बात और आस्था जी, आप देखिए कि नकली कागजों के आधार पर अपनी आइडेंटिटी बताने वालों का किस प्रकार से महिमा मंडन जो है समाजवादी पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी ने किया। एक और मुझे याद आ गया उदाहरण, इरफान सोलंकी के ऊपर भी समाजवादी पार्टी आज तक कुछ नहीं बोलती, जो कि नकली कागज बनवाने में संलिप्त रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी केवल अपराधियों के साथ खड़ी रहती है? यदि विषय ये हो कि ये ब्राह्मणों के अधिकार क्षेत्र में है तो मैं आपको दसियों उदाहरण दे सकता हूं। एक तो आपका जो है ना इटावा के पास में ही एक कस्बा है और उस कस्बे के अंदर एक काली मंदिर है जो 200 साल पुराना है। कस्बे का नाम लखना है, अनुराग भदौरिया जी बहुत अच्छे से जानते होंगे। और उस कस्बे के अंदर जो काली मंदिर है 4 पीढ़ियों से वहां पर दलित पुजारी पूजा कर रहे हैं। एक का नाम आचार्य अखिलेश है, एक का नाम आचार्य अशोक है। तो आज तक तो मैंने ये नहीं देखा कि उनको बुलाकर अखिलेश यादव जी ने वहां पर पीढ़ियों को मजबूत किया हो। केवल अपराधी, लड़कियों को छेड़ने वाले, महिलाओं के लिए अपराध करने वाले, उन्हीं को बुलाकर क्यों स्वागत किया जाता है? मामले की जांच चल रही है। और अनुराग भदौरिया जी, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूं कि ये लड़ाई किस बात की है कि एक गैर ब्राह्मण ने वहां पर कथा सुनाई, उसके बाद वहां पर जो कुछ हुआ और फिर बात आगे बढ़ी, या फिर ये ब्राह्मण वर्सेस पीडीए की लड़ाई, इसमें सियासत घोल कर की जा रही है? क्योंकि अब पोस्टर लग रहे हैं कि भैया यादवों का गांव है, अब इसमें कोई ब्राह्मण कथा ना सुनाए। और आज तो वहां पर इसी संप्रदाय से बिलोंग करने वाले लोगों ने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की है, एग्रेसिव हमला किया है वहां पे। ये प्रवक्ता नहीं आए हैं क्योंकि मैं उनसे सवाल पूछता। अब जिम्मेदार तो कोई है नहीं सरकार की तरफ से यहाँ पे। अब हमारा संत समाज के लोग बैठे, इनसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बात तो सरकार से पूछता ना। लेकिन देखिए सरकार के पक्ष रखने के लिए नहीं आए, तो आप समझ सकते हैं ना कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये है राजनीति। जब आपको आना चाहिए, जब आपसे सवाल जवाब होगा, आप हमसे पूछेंगे, हम सरकार से पूछते, बीजेपी प्रवक्ता से पूछते, तो प्रवक्ता से गायब है और खुद ना आके उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूं, देखिए समाजवादी लोग हमेशा सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं, संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। अगर मैं इनकी बात मान लूं, अभी तो इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी भी सामने आएगी, तो ये बताइए कानून को हाथ में लेने का किसको अधिकार है? ये दोनों पक्षों के लिए कह रहे हैं ना आप, दोनों पक्षों। अब मेरी बात, हाँ। मैं मेरी बात हो रही है, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसको है? आप कोई गलत कर भी रहा है, महिला के साथ अन्याय कर रहा है, तो उसको कानूनन उसको सजा दिलवाइए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन आप सजा देने लग जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो गलत है। इसके मतलब आप कानून सम्मत काम नहीं कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की, अगर जब भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो मुझे हाथरस याद आ जाता है, मुझे बीजेपी आईटी सेल के बीएचयू की घटना याद आ जाती है, मणिपुर याद आ जाता है, उन्नाव याद आ जाता है, अयोध्या भी याद कर लो, कन्नौज भी याद कर लो, मोहित खान को याद कर लो, नवाब सिंह यादव को याद कर लो। नमस्कार, मैं इनकी बात पूरी होने दीजिए। एक बार सब लोग अपने अपने कमेंट रख लें, उसके बाद मैं बीजेपी अगर होती तो सवाल पूछता। देखिए आप लड़ने आए, मैं उठ जाऊंगा, मैं आपको सीरियस, मैं नहीं डिबेट करता। अनुराग जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर विनोद बंसल। आप अपनी बात कीजिए, मैं अपनी बात कहूंगा। अगर आपको एजेंडा चलाना है तो आप चलाइए, मैं डिबेट से 10 सेकंड बात पूरी कीजिए अनुराग। जब बीजेपी नहीं है तो मैं भाई बेवजह तो यहाँ गाल बजाऊंगा नहीं बैठ के। हमें सवाल तो सरकार से पूछना है, जवाब भी मांगना है। सवाल यह है कि आप किसी के बाल कैसे काट देंगे, कानून हाथ में कैसे ले लेंगे, जब तक आपके पास एकदम और फिर दूसरी बात, कोई समाज के अंदर में अन्याय कर रहा है और पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं होता है, ये चिंता का विषय है कि नहीं है? जब आपने देखा हो किस तरह से जब यहाँ पे हाथरस में 120 लोगों की भगदड़ में मौतें हुई थी, और जब सरकार से पूछा गया था तो उनकी प्रशासन व्यवस्था नहीं थी ना वहां पे। इस देश के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर में सवाल सरकार से ना पूछा जाए, सरकार सवाल से भागती, इसलिए डिबेट में नहीं आती है।
अब हम सवाल पूछते तो डिबेट में नहीं है। अब आप लोगों से हमारा कोई झगड़ा नहीं है ना, कोई आप लोगों से मेरा किसी प्रकार का कोई राजनीतिक द्वेष है। विनोद हमारे बंसल अपने हैं, लेकिन सुनिए एक मिनट मेरी बात पूरी जाए। विनोद बंसल 10 सेकंड खत्म करिए। आप टाइम एक्सीड कर रहे क्योंकि मैं डिबेट में नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि बीजेपी नहीं है, इसलिए अपनों से लड़ने तो हम आए नहीं है। हम अपनों से क्यों लड़ेंगे? हम तो सत्ता से सवाल आप इसलिए भागने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके पास सवाल के जवाब नहीं है। आप यहाँ पर पीडीए चिल्ला रहे हैं। 5 नाम मैं देता हूँ, बाबा बालकनाथ, रामदेव बाबा, उसके अलावा 3 और यादव है। आप मुझे बताइए, आपने बुला के स्वागत किया उन लोगों का? आप मुझे बताइए, जिस दलित की बेटी का बलात्कार अयोध्या में हुआ, कन्नौज में हुआ, गए क्या आप लोग वहां पीडीए को मजबूत करने के लिए? आप किसके साथ खड़े थे? नवाब सिंह यादव के संग। आप किसके संग खड़े थे भैया वहां पर? मोहित खान के संग। आप अभी भागेंगे और आपकी आदत है भागने की, क्योंकि आपके पास प्रश्न के उत्तर नहीं होते। नहीं भागेंगे, अभी देखना ही भागना शुरू कर भागेगा। यही इस पैनल पे है क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। यहाँ सामाजिक रूप से भी प्रश्न उठ रहा है और प्रशासनिक रूप से भी प्रश्न उठ रहा है और सियासी रूप से भी बहुत सारे प्रश्न है और उसका जवाब सबको देना होगा। रुकिए अनुराग जी, हमारे साथ और भी पैनलिस्ट है। विनोद बंसल जी है हमारे बीच में, वो कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। देखिए एक सेकेंड, झूठ बोला बीजेपी पर, एक सेकेंड अनुराग जी, आप खामखा मीडिया पर आक्षेप मत लगाइए। जिसको पक्ष रखना होगा, जिसको अपनी बात कहनी होगी, वो अपनी बात अलग अलग मंचों से कहता रहेगा। पॉलिटिकल पंच में भी हमने आपको बहुत सारी बाइट सुनवाई भाजपा नेताओं की। फिलहाल इस पर इंक्वायरी चल रही है। शांत रहिए आप विनोद बंसल जी। नहीं शांत रहिए, आप अपनी बात कीजिए। विनोद बंसल जी, आस्था जी देखिए ये निकल चलो कोई कहीं नहीं जा रहा है। शांत रहिए। नहीं आप शांत रहिए, नहीं आप शांत रहिए, मैं आपको कह रही हूँ शांत रहिए। कोई नहीं बोलेगा, अपनी बारी पर बोलेगा। सवाल पूछूं आपसे, क्या सवाल पूछूं जब नहीं पाएंगे? एक सेकंड, आपसे वादा कर रहा अनुराग जी, इसी डिबेट में आकर डेली आप सवाल उठाते हैं ना, इसी डिबेट में आकर आप अपनी बात रखते हैं ना, उसी माइक आईडी के सामने आप बोलते हैं ना। आप शांत रहिए। आप विनोद बंसल जी बोलिए। भागेंगे तो ठीक है, इसी मंच से आप आरोप लगा रहे हैं ना बीजेपी पर कि भाग गए। आप बैठिए, अभी आप औरों की भी बात सुनिए। विनोद जी बोलिए। अरे बीजेपी तो भाग गई पहले से ही है। और आप भागने वाले हैं भैया, बीजेपी नहीं भागी है, सरकार ने कार्रवाई की है, 4 लोगों को जेल में डाला है, आज एफआईआर की है दूसरे के ऊपर। सरकार काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। आपकी तरह नहीं कि मोहित खान के संग खड़े हो गए कि डीएनए टेस्ट कराएंगे, उसके अलावा नवाब सिंह यादव के संग खड़े हो गए। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। आपके शासनकाल में गायत्री प्रजापति एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करता है, आप उसको मंच पर बैठाते हैं। ये तो आपकी संस्कृति है। और आज भी आपने क्या किया? महिला की प्रतिबद्धता करने वाले लोग। शांत रहिए आप। विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर लाइए। विनोद बंसल जी को स्क्रीन पर लाइए। शांत रहिए दोनों। विनोद बंसल जी की आवाज जाएगी। बोलिए विनोद जी। आस्था जी, बड़ा गंभीर मामला है। एक्चुअली इसको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, समाज को तोड़ने वाली शक्तियां इस समय देश के अंदर बहुत हावी हैं। और आप देखिए कि जिस तरह से राजनीतिक प्रश्रय उनको मिल रहा है, और कुछ लोगों की राजनीति का केंद्र है वो समाज व्यवस्था है। और ये जातिगत आधार पर वो ये इस देश के हिंदू समाज को बांटने, काटने, छाटने की प्रवृत्ति से पुराने से उनकी पहचान है। और अभी उनको ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रह्मास्त्र मिल गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको मरते हुए उनको कोई अमृत मिल गया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमारे मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है, जन्मना जायते शूद्र। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शूद्र पैदा होता है, उसके बाद जब ज्ञान बढ़ता जाता है तो वो ब्राह्मण होता है। जो व्यक्ति काम जैसा करता है वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसका वो आचरण और उसका वर्ण बनता है। आप देखिए, मेरे परिवार के अंदर मैं नौकरी करता हूँ, मैं आप लोग शूद्र कहता हूँ। मेरी पत्नी जो है, चाहे वैश्य परिवार में जन्म लिया उन्होंने, वो दर्शन शास्त्र में आचार्य हैं, वेद कथा करती हैं, प्रवचन करती हैं, 16 के 16 संस्कार कराती हैं। लेकिन आज तक उन्होंने उनकी किसी ने बुलाने वाले ने किसी ने उनकी जाति नहीं पूछी, पूछने की आवश्यकता भी नहीं है। और आप देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने पिछले कुछ दशकों में 50,000 से ज्यादा हमने ऐसे अर्चक, पुरोहित और कथाकार तैयार किए हैं जिनको कि हमने कथा का प्रवचन दिया, प्रशिक्षण दिया, उनको अपना पूजा करना सिखाया। और वो उनमें हर जाति में तो संप्रदाय के हैं, SC ST समुदाय के भी है, OBC समुदाय के भी हैं, महिलाएं भी हैं बड़ी संख्या में। हमने कभी किसी का जाति नहीं पूछा। लेकिन एक बार रुकिए, जवाब दे देना भाई साहब। मेरी बात तो सुनिए पहले। मैं कहता हूँ, देखिए आज इन्होंने बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें कही, लेकिन इनके मुंह में से एक शब्द वो नहीं निकला। आखिरकार उस महिला ने जो आरोप लगाया है, वो आखिरकार वही महिला है ना जिसने उन दोनों को बुलाया था। जवाब दे दो। करवा रही थी ना, आग्रह पूर्वक और आदर पूर्वक वो भोजन करा रही थी।
चलिए, बहुत सारे आरोप है और उस पर तफ्तीश चल रही है, थोड़ा सा सब्र रखना होगा। हमारे बीच में नागेंद्र महाराज जी भी हैं जो कि प्रभारी हैं काशी विद्वत परिषद के। उनकी टिप्पणी बहुत अहम हो जाती है। अनुराग जी 20 सेकंड पेशेंस रखिए, 2 लोग और हैं हमारे बीच में। नागेंद्र महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक पुरानी कहावत है, अरे आपको बुलाया है महाराज, जिस दिन मैं आपका पॉडकास्ट करूंगी उस दिन आप वन में बात बोलिएगा। मेरे साथ पांच मेहमान और हैं, उन सबकी भी बात मुझे रखवानी है। आप पेशेंस रखिए और आपको यू हैव हैड इनफ टाइम। शांत रहिए। नागेंद्र महाराज जी, अब आप देखिए, रामायण की रचना किसने की थी? शांत रहिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर लेकर जा रहे हैं। नागेंद्र महाराज जी, रामायण की रचना किसने की थी? आज समाज में जो हमारी आगे की जनरेशन है, जिसको हम जेन जी कहकर पुकार रहे हैं, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि महर्षि वाल्मीकि किस समाज से आते हैं, जब तक कि उनको बताया ना जाए। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। क्या किसी ने इसकी आवश्यकता समझी कि उनकी जाति ढूंढी जाए, उनका समाज ढूंढा जाए? आज रामायण क्या है हिंदुस्तान के लिए, एक हिंदू के लिए, ये सब जानते हैं, कसमें खाई जाती हैं। तो अब बताइए ये कौन सा समाज बन रहा है? मैं बताना चाहता हूं आशा जी, सर्वप्रथम मैं जिन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ में इस तरह का जो एक सत्संग का कार्य करते हैं, उनके साथ में इस तरह का कृत्य किया है, उसकी हम निंदा करते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, हम सनातनी हैं, हमारा हृदय बहुत बड़ा है, हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। हमारे अखाड़े हैं, हमारे जितने भी संस्थाएं हैं, हम सबको हमने आश्रय दिया है, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। उसको सत्संग करने का, भजन करने का और अपने जितने भी कीर्तन है इत्यादि करने का पूरा अधिकार है और कर रहे हैं लोग, तो उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ना हमें आपत्ति है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, उस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार किसको है? भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन पृच्छया। भगवान ने अर्जुन से कहा है कि तुम ऐसे किसी की शरण में जाओ और वहां उपदेश करो। ज्ञानी हो, तत्वदृष्टा हो, केवल ज्ञानी हो इतना ही नहीं, वो जान करके उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहा हो, ऐसे किसी महान सदगुरु की शरण में जाओ तो आपका कल्याण होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि कथा सुनाने के लिए, सत्संग करने के लिए ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कर रहे हैं हमारे यहाँ बहुत लोग कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। लेकिन अनुष्ठान इत्यादि है, पूजा पाठ है, गृह प्रवेश है और भी कई कृत्य हैं, वो अधिकार ब्राह्मणों का है, वो कर रहे हैं उसमें। और ये अन्य जाति के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ सत्संग कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, भजन संध्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उन सबका स्वागत है। हमारे वृंदावन में भी बहुत लोग करते हैं, काशी में भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिनको एक श्लोक शुद्ध नहीं आता और वो व्यक्ति और समाज को क्या संदेश देगा? अच्छा, ये बात जो है ये कई जगह से घूम के सामने आई है। संजय राणा जी हमारे बीच में हैं कि वो शायद मंत्र भूल गए थे या कोई श्लोक भूल गए थे या किसी बात को लेकर उन पर डाउट हुआ और फिर ये चेक किया गया कि वो कौन है, क्या है। अब 2 सवाल हैं। एक तो सामाजिक पृष्ठभूमि है, वो ये कहती है कि भाई अपनी आइडेंटिटी छुपानी क्यों है, आप अपना नाम स्पष्ट बताइए, जिसे कथा करानी होगी कराएगा, जिसको नहीं करानी होगी नहीं कराएगा। और दूसरी बात ये है कि अब भगवान की बातें करने वाला, ज्ञान की बातें करने वाला, सत्संग करने वाला कौन है, जब इसको संत समाज के लोग मैंडेटरी नहीं मान रहे कि जिसके पास ज्ञान है, जो उस मार्ग पर चल रहा है, वो कथा कह सकता है, तो फिर उसमें इस तरह की हिंसा करना और फिर पॉलिटिक्स को जन्म देना। आशा जी गुड इवनिंग जो मैं फैलो पाएंगे। देखिए ऐसा है कि हमारे सनातन समाज में कोई भी वर्ण की व्यवस्था, कोई जाति की व्यवस्था नहीं थी। और जहां तक बात हो रही थी कि जाति की, देखिए जब सत्यनारायण की कथा होती है हम सब सुनते हैं तो उसमें सूत श्री का पूजा किया था। सूत कौन थे? वो एक दलित समाज से आते थे और उन्होंने तकरीबन 10 पुराण की कथा सुनाई थी लोगों को। तो सोचिए हम उस चीज को भी अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तब अपनी सत्यनारायण की कथा स्थापित करते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे जो आपने पूछा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, वो किस धर्म से, किस जाति से, ये नहीं पूछा जाता, उसका ज्ञान देखा जाता है। ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले को ब्राह्मण कहा जाता है। कोई जाति तो अभी अंग्रेजों द्वारा लाई गई है अपने देश के अंदर। देखिए कोई अगर आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाता है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम संजय राणा है, या संजय कर दूं तो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी छुपाना नहीं होता। लेकिन हाँ, संजय राणा से अगर मैं संजय यादव है और संजय राणा दो अलग अलग नाम हो जाते हैं तो आइडेंटिटी छुपाना हो जाता है। जहां तक हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई नहीं आया। सरकार, देखिए, सरकार सबकी होती, सरकार किसी एक वर्ग और एक जाति की नहीं होती, इसलिए वहां पे नहीं आया। सरकार ने कार्य किया है, इसलिए सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं आया। और आपको सिर्फ जाति की राजनीति करनी है, आपको एक विशेष वर्ग की राजनीति करनी है, और आपको इस हिंदू और सनातन धर्म को तोड़ना है, इसलिए आप राजनीति करने यहाँ पे आए हैं। तो समझना पड़ेगा सरकार का प्रतिनिधित्व करना क्या होता है। हम सब समाज, जो आप हैं, हम हैं, आस्था जी हैं, मैत्री साहब हैं, या विनोद बंसल साहब हैं, ये सब समाज के अंग हैं, और हम सब से समाज बनता है। तो आपको समझना होगा समाज क्या है और समाज के अंग कैसे बनते हैं। लेकिन आपको तो पीडीए की राजनीति करनी है, महिला अधिकार अहीर का, महिला अधिकार अहीर का, तो आपकी एक परंपरा हो गई है, महिला अधिकार अहीर का यानी पीडीए का। ये बताइए, अगर उसके साथ दुराचार हुआ है, अरे इनको आवाज कम कीजिए तब तो बताएं हम बोले। कानूनी आवाज तो मैं किसी की कम नहीं करती हूँ, आप भी हर एक पैनलिस्ट के पीछे कह रहे हैं कि मैं आपने उसको सम्मानित किया। ठीक है संजय जी, 10 सेकंड समाप्त करिए। विद्वेष फैलाया, समाज को बांटने की कोशिश की, ये अंतर है अनुराग भदौरिया आपकी पार्टी में और सनातन धर्म में और ये शासन में। शासन किसी का नहीं होता, शासन उसका होता है जो देश के वासी हैं, प्रदेश के वासी हैं। ठीक है, अब उस पर जवाब ले लेते हैं, बोलिए अनुराग जी। तो फिर मुझे लगता है कि कल से आप ही जाके सचिवालय में घुस के बैठ के दिखा दीजिए कुर्सी पे, आपका है अगर आप बीजेपी के जहां प्रवक्ता लोग बैठे हैं, कल जाके आप बैठ के दिखा दीजिए। जब सबका है तो हम लोग आपको स्वागत करेंगे। समाजवादी लोग, सुनिए मेरी बात, आप किसी से चर्चा कर सकते हैं, किसने मना किया? अरे बात कर लूं मैं अपनी। मैंने कहा, आपने कहा कि सिर्फ जाति के, क्या हमने एक्सप्रेस बनाया, एक्सप्रेस वे बनाया, उसमें एक ही जाति के लोग चलते हैं? सरकार क्या आपको क्या, हमने मेट्रो बनाया, एक ही जाति के लोग चलते हैं। रुकिए, सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लो यार, क्या कैसे लोगों को बुलाया है भाई? आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? चलिए, मुझे 1 मिनट के लिए आप सभी लोगों को रोकना होगा। जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर अभी डिबेट कर रहे हैं, उसमें जयवीर सिंह जी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जो उपद्रव करने का काम किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया है, आप सबके संज्ञान में बहुत ही अप्रिय घटना वहाँ घटित हुई है। पर्याप्त पुलिस बल वहाँ तैनात कर दिया गया उस घटना के बाद। उच्च अधिकारी मौके पे हैं, पूरी तरह लॉ एंड ऑर्डर स्थापित है, और अब तक 15 उपद्रवियों को आइडेंटिफाइड करके गिरफ्तार करने का काम पुलिस ने किया है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडे करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा, और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। यूपी सरकार ने हमेशा, आज भी जो गिरफ्तारी है उसमें भी जो चिन्हित लोग हैं, जो आइडेंटिफाइड हुए हैं, उसके आधार पर गिरफ्तारी की है। अपराधियों की गिरफ्तारी की, इस जात विशेष से कोई लेना देना या सरोकार नहीं रहा है। आगे भी जो भी इस घटना को लेकर के कार्रवाई होगी वो अपराधियों के और अपराध में संलिप्त प्रूफ्ड लोगों के खिलाफ होगी। किसी भी प्रकार जातीय भेदभाव के आधार पर पुलिस, प्रशासन या सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी, ये भी हम सभी लोगों को विश्वास दिलाते हैं। लेकिन इसमें एक घटना जो हुई, उस घटना के बाद जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने लगातार अपनी बयानबाजी के द्वारा जातीय रंग रूप इसको देने का काम किया और ब्राह्मण समाज पर बेबुनियाद आरोप लगा करके जनता को गुमराह करते हुए लगातार इस तरह की बयानबाजी की जो तथ्यात्मक रूप से बिना जानकारी के, बिना वहाँ के सही तथ्यों का परीक्षण किए हुई। और मैं समझता हूँ कि आज की घटना भी कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के होती हुई दिखाई पड़ी है। जैसा कि हमेशा समाजवादी पार्टी का और अखिलेश जी का हमेशा ये प्रयास रहता है कि किस तरीके से समाज को जात में, वर्गों में बांटने का काम हो, ये उचित नहीं है। क्योंकि सनातन संस्कृति का भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है,
और हमेशा बिना किसी जात वर्ग के आधार के हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने सभी को न्याय, सभी को विकास, सभी को संरक्षण देने का काम किया है। उन सब लोगों को जो विकास चाहते हैं, जो न्याय चाहते हैं, जो समाज में प्रगति का रास्ता चाहते हुए प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, उन सबको संरक्षित करने का काम, उन सबको बढ़ावा देने का काम, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हमारी पार्टी करती है। और आज जिस प्रकार से कार्रवाई जो पुलिस के ऊपर हुई है, वहाँ जो गांव में जा कर के एक वर्ग विशेष पर हमला करके पुलिस के गाड़ियों पर पथराव करके जो कार्रवाई आज सुनियोजित तरीके से की गई है, इसमें चाहे जो शामिल हों, सरकार न किसी को बख्शेगी और न किसी निर्दोष को फंसाएगी। लेकिन जो अपराधी हैं उनको निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह पर्दाफाश करेंगे और पूरी तरह कठोर कार्रवाई करने का भी काम करेंगे। ये सही है कि आजकल कुछ लोगों को बहुत छटपटाहट इस बात की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ, किस तरीके से दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, किस तरीके से उत्तर प्रदेश अपने तरक्की के रास्ते पे लगातार आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट बन गया। उनको छटपटा इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे। सरकार में मंत्री जयवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि कई उपद्रवियों को जो है वो हिरासत में लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अनुराग जी, डेफिनेटली आप बोल रहे थे, लेकिन अब उसके साथ एक सवाल भी मैं ऐड करूंगी। आप बताइए, ये जो लड़के पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस के ऊपर इटावा के अंदर, ये वही है ना जो अहीर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ रहे थे? नौजवान है और बहुत सारे पेपर देके बैठे होंगे, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इसी सियासत के कारण इन पर मुकदमे लग जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने अभी जाति का नाम लिया तो मैं पूछा, एक्सप्रेस वे पे सिर्फ एक ही जाति के लोग चलते हैं, मेट्रो पे एक ही जाति के लोग चलते हैं। मुझे बताइए, नौजवानों पर जो मुकदमे होंगे इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस सिस्टम मजबूत किया, एक ही जाति के लोग किया, ये हमने स्टेडियम बनाया, एस्पायरिंग नौजवान है, बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, कुछ के पेपर दिए होंगे, के लोगों के लिए बनवाए क्या इतने बड़े बड़े मेडिकल पत्थर पड़वाने पुलिस की जिप्सी पर उनके ऊपर? अरे जांच चल रही है ना, पॉलिटिकली आप लोग बार पलटवार कर ही रहे हैं, इनको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत करना? ये ठीक नहीं है। राजित करते बोलना शुरू करते हैं तो किसी की सुनते नहीं है हमारे इनके बीच में, इसीलिए इनको ठीक है, मेरे पास लास्ट 1 मिनट का वक्त है, 20 सेकंड में सबको देती हूँ। सूर्य मैथिल जी, इसलिए मैंने कहा विकास की राजनीति जहां तक समझ पाया समाजवादी पार्टी का दर्द यही है ना कि भैया वो यादव थे, पीडीए से थे, इसलिए उनको जो है इस प्रकार से काम हुआ, यही है ना अनुराग भाई? तो मुझे ये बता दो, यदि पीडीए से इतना ही समाज में नफरत है तो क्या 1989 में श्रद्धेय ब्रह्मलीन योगी अवैधनाथ जी के द्वारा प्रस्ताव किया गया ना कि कामेश्वर चौपाल जो कि एक दलित थे वो पहली रामलला विराजमान के मंदिर की नींव रखेंगे, तब क्या वैमनस्य था? क्या कैसी आप बात कर रहे हो? राजनीति की बात आप कर रहे हो, केवल इसमें आप रोटियां सेक रहे हो। पहले आपने लास्ट कमेंट अनुराग भदौरिया, लास्ट कमेंट अनुराग भदौरिया, उसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ठीक है, 10 सेकंड चलो, मुकेश राजपूत जी को हम सुन रहा था, कह रहे थे कि नहीं यहाँ नेम प्लेट लगेगी। चलिए अब आप विषय को मत भटकाइए। विनोद बंसल जी 10 सेकंड, शो खत्म करना है। विनोद बंसल, अब आप कांवड़ पर मत ले जाइए, रूल दोनों के लिए थे, ताजिया के लिए, कांवड़ के लिए नहीं, कांवड़ पर नहीं जाएगा विषय, कांवड़ पर नहीं जाएगा, कांवड़ का नाम नहीं लेगा, विषय पर नहीं जाएगा कोई। हाँ बोलिए विनोद जी। प्रदर्शन भी महर्षि वेदव्यास को पता है, वो एक मछुआरे के बच्चे थे, मछुआरा उनकी माँ थी। आप देखिए कि वो कौन सी जाति के तमाम उदाहरण भरे पड़े, आप अपनी पौराणिक कथाओं को उठाकर देखिए, उनके सही इतिहास को आप जानिए कि कहाँ इन चीजों की मनाही कभी थी ही नहीं और इनकी एंट्री हुई कहाँ से। पर अफसोस की बात यह कि आज सियासत इस सब पर उबल रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महाबहस में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।